गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिखर एकेडमी इंदौर में आज आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर MPSI का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पर MPSI का इंग्लिश का जो सिलेबस है लिखा हुआ है, जिसमें टेंसेस, वॉइसेस, मॉडल्स, नरेशन, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस और पैसेज राइटिंग आपके सिलेबस में दिए गए। लेकिन इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगा, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि आप ये जब टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का सामना कर रहे होंगे जो इनमें अंदर छुपी हुई है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरीके से कई सारी चीजें जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हैं, लेकिन आपके हर एक इस सिलेबस के हर एक पार्ट में यूज होंगी। तो जब हम ये चीजें कवर कर रहे होंगे तो हमको ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट्स हैं 8, उनको समझना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं इनके। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, 8 पार्ट्स हैं। धीरे धीरे हम इनको समझते चलेंगे और अपने आप ही हमारे वो टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है वर्ब। ये आप नोट कर लीजिएगा। वर्ब होता क्या है? वर्ब का मतलब है एक्शन या फिर स्टेट। ये केवल दो ही चीजें शो करता है, या तो किसी काम के होने का बताएगा या फिर स्टेट या फिर किसी चीज की अवस्था बताएगा। मतलब वर्ब जो है वो किसी क्रिया को शो करता है या फिर किसी काम को शो करता है या फिर किसी की व्यक्ति की किसी भी वस्तु की स्थिति को शो करता है कि वह क्या है, कैसी है। ठीक है। वर्ब जो है मेनली 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई अपनी जो अपनी नॉर्मल या फिर बोल सकते हैं एडवांस वर्ब या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, और एक होती है अपनी फाइनाइट वर्ब। ये 2 मेनली प्रकार हैं वर्ब के। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिनको सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जो बिना सब्जेक्ट्स के किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखी जा सकती हैं। लेकिन एडवांस वर्ब्स जो होती हैं या फिर जिनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉन फाइनाइट मतलब अनिश्चित, फाइनाइट मतलब होता है निश्चित, और नॉन लिखा हुआ है अगर आगे तो अनिश्चित। इसका अपना कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है, इनको लिखे जाने के लिए किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको एडवांस वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। अब जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो फर्दर 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब का काम किसी क्रिया को शो नहीं करती,
लेकिन जो मेन वर्ब है उसकी सहायता के लिए इनका यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो फर्दर दो प्रकार की होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी वही वर्ब्स हैं जो आपका सिलेबस जो है वो जिसमें मॉडल्स दिया गया है वही सेम की सेम जो 8-9 वर्ब्स होती हैं वही हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू। ये जो होती हैं ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। आप इनको लिख सकते हैं या फिर आपको कराया जाएगा सिलेबस में पूरा का पूरा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो जनरली बी का फॉर्म जो कि होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन। ये बी के जो 8 फॉर्म होते हैं टोटल, तीनों फॉर्म्स में मिला के डिफरेंट टाइप के 8 फॉर्म्स होते हैं। ये हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हैज, हैव, हैड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और डू, डिड और डन, डू के जो फॉर्म्स होते हैं डज, डू, डिड और डन, ये सारे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में पढ़ेंगे। जो मेन वर्ब्स होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। इसको आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। दिख रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट से एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। मतलब अगर कोई वर्ब लिखी जा रही है, जैसे कि मैंने बोला लिखा या फिर राइट, इंग्लिश में मैंने बोला कि राइट, आई राइट अ लेसन, ठीक है? तो मैंने बोला आई राइट अ लेसन, तो राइट अगर मैं इससे पूछूंगा कि आपने क्या लिखा, तो मैं क्या बोलूंगा उसका उत्तर? लेसन लिखा मैंने, आ लेसन, आई राइट आ लेसन। तो इसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या और किसे का आंसर जो है वो हमको इस ऑब्जेक्ट से मिलता है। तो इसके पास अपना एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है? जिस वर्ब के पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब्स। आपको अब इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, अपन बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से यार स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये एडवांस जो वर्ब्स हैं वो आपका रह गया है। एडवांस वर्ब्स जो होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इंफिनिटिव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्ब का V1 फॉर्म, उसको भी हम इंफिनिटिव बोलते हैं, और एक होता है 2 + V1 फॉर्म, उसको भी हम बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है? जीरंड जो होता है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। किसी भी वर्ब में जब हम आईएनजी इंक्लूड कर देते हैं तो वो जीरंड कहलाता है। और पार्टिसिपल, ये 3 प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप है और एडवांस में। ये जो तीनों टाइप हैं ये आपके सिलेबस से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इतनी एडवांस जो चीजें हैं वर्ब की वो नहीं पूछी जाती हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर बोलेंगे तो इनको कवर कराया जाएगा जब भी आप कहेंगे। फिलहाल हम अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देंगे।
वर्ब। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम वर्ब को पहचानेंगे कैसे, वर्ब को समझेंगे कैसे कि ये चीज जो लिखी गई है, ये जो वर्ड लिखा गया है सेंटेंस में, वो वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए एक वर्ब की आवश्यकता जरूर है। मतलब एक सेंटेंस की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो एक वर्ब है। मैं छोटा से छोटा सेंटेंस भी बनाऊंगा तो एक वर्ब का उसमें जरूर यूज करूंगा। मैंने किसी बच्चे से बोला गो देयर, सिट डाउन, स्विच ऑफ द लाइट, इस टाइप से मैं किसी भी सेंटेंस बनाऊं, कोई भी सेंटेंस बनाऊं, स्टैंड अप, इस टाइप से किसी भी सेंटेंस को बनाऊं मैं, तो एक वर्ब का यूज जरूर कर रहा हूं मैं। तो वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमको वर्ब तो चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। अब वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस में मिनिमम एक शब्द में और मैक्सिमम 4 शब्दों में लिखी जा सकती है। कैसे? मैं बोलूंगा सब्जेक्ट, ये जरूर नहीं कि सेंटेंस में हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कैसी की सिचुएशन है। मैंने बोला गो आप, वो एक वर्ब है लेकिन उसमें सब्जेक्ट का कहीं भी यूज नहीं हुआ, एक ओनली वर्ड था गो, जो कि क्या है, एक वर्ब है। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिले ही मिले, ठीक है। लेकिन एक इंग्लिश के बेसिक समझने के लिए हम इसको साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर एक वर्ड में आपको वर्ब मिल सकती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी आपको जरूरी नहीं सेंटेंस में दिया गया, ठीक है। ये देखिए आप, इस प्रकार से सेंटेंस में जो वर्ब है एक वर्ड में हो सकती है, वो 2 वर्ड में भी हो सकती है, 3 वर्ड में भी हो सकती है और मैक्सिमम 4 वर्ड्स में आपको दिख सकती है, ठीक है। अगर कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब है केवल एक शब्द में है तो वो 110% क्या होगी, मेन वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही शब्द में वर्ब है तो वो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही इज अ बॉय। अब आप देखेंगे ही क्या है, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। इस जो है यहाँ पे एक हमको ओनली एक वर्ब दिख रही है, ठीक है, और आ आर्टिकल है, बॉय जो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हमको ये जो वर्ब है ये केवल एक ही वर्ड में दिख रही है तो ये क्या होगी, 110% मेन वर्ब का रोल जो है वो दे रही होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हमको यहाँ पे 2 वर्ड्स में वर्ब दिखती है तो जो पीछे वाली होगी वर्ब वो होगी मेन वर्ब और इसके आगे जो दी रही होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग, ये, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ड्स में वर्ब मिल रही है तो जो पीछे वाली वर्ब होगी वो हमेशा मेन वर्ब होगी और जो उसके आगे वाली जो वर्ब दी रही होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने पीछे से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है कि यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है इसका कौन सा फॉर्म या किस टाइप से ये लिखी जाएगी, किस टाइप से यूज की जाएगी। इसीलिए मैंने मेन वर्ब पहले लिखा, बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डिसाइड करेगी कि किस टाइप से ये यूज की जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। मैंने बोला ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, इस जो है, और इसके बाद हमको एक वर्ब और मिल रही है, ठीक है। तो इस जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की रोल में आ जाएगी और जो प्लेइंग है मतलब जो इसका जो रियल फॉर्म है वो है प्ले, प्ले मतलब खेलना। तो ये जो है वो मेन वर्ब का रोल जो है वो करने लगेगा। क्रिकेट जो है हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है,
वह क्या खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो क्रिकेट है इसके पास अब ये ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग से अगर हम पूछें क्या खेला जा रहा है तो बोलेगा क्रिकेट। तो ये क्या है, एक तरीके की ट्रांजिटिव वर्ब्स है, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। वर्ब का क्लासिफिकेशन में प्लेइंग जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके पास अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो वर्ब जो आएंगे सेंटेंस में, उसका मैंने डिस्क्राइब किया आपको। अब अगर किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ब्स का यूज होता है, ठीक है, तो जो पीछे वाली वर्ब होगी वो मेन वर्ब होगी, जो आगे वाली वर्ब होगी वो फिर से हेल्पिंग वर्ब ही होगी, लेकिन जो बीच वाली वर्ब होगी वो होगी क्या, सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब यहां पे जो मेन वर्ब है उसको अपने जस्ट आगे वाली जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे किस प्रकार से इसका इंपैक्ट इस पर, मतलब हेल्पिंग वर्ब का जो इंपैक्ट है वो सपोर्टिंग वर्ब पर, सपोर्टिंग वर्ब का इंपैक्ट जो है वो मेन वर्ब पर पड़ता है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये हम बारीकी से समझेंगे कि किस प्रकार से इसका यूज होता है। और जब मैक्सिमम आपको जो है वो वर्ब जो है वो 4 वर्ड्स में दिख सकती है, जो है मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से आपको किसी भी सेंटेंस में मिनिमम 1 वर्ब और मैक्सिमम 4 वर्ब्स के फॉर्म में आपको एक सेंटेंस मिल सकता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि यहां से ये आपका बेस बनेगा। अब हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक परफेक्ट क्लियर कट रूल है, क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब्स। ये याद रखना है आपको, मेन वर्ब्स बोला मैंने वर्ब नहीं बोला, क्योंकि एक सेंटेंस में आपको पता है कि आप 4 मैक्सिमम वर्ब लिख सकते हैं, मैंने बोला यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, मतलब जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही मेन वर्ब्स होंगे। अब आपको सब्जेक्ट समझ रहा हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर वर्ब तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ा ही, ये सब चीजें पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। तो सब्जेक्ट हम समझेंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ही इज अ बॉय जैसे। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे कि ही जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक यहाँ पे इज जो है, इज एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, लेकिन यह मेन वर्ब का काम भी करती है। ठीक है, इज जो है वो एक स्टेट बता रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है दो टाइप से काम करती है, या तो वो एक्शन को शो करेगी या फिर क्या करेगी, स्टेट को शो करेगी। तो यहाँ पे इज जो है वो, इसका मतलब क्या निकल रहा है एक तरीके से, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। कोई काम हो रहा है क्या इसमें? कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की इसमें क्रिया कोई नहीं हो रही है, लेकिन वो जो है इस सेंटेंस के थ्रू ये बताना चाहता है कि वह एक लड़का है। ठीक है, इस जो है यहाँ पे स्टैटिक वर्ब बोल सकते हैं अपन इसको। तो ही जो है यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। इस जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ब है अपने पास, तो इस जो होगी वो मेन वर्ब का रोल कर रही होगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब। मतलब मेरे पास एक सब्जेक्ट था और एक ही वर्ब है। ठीक है, अब आप बोलेंगे राम एंड श्याम आर ये मैंने सेंटेंस लिखा है, राम एंड श्याम आर वाचिंग अ मूवी। ठीक है, इसमें आप बोलेंगे एक सब्जेक्ट राम हो गया, एक सब्जेक्ट श्याम हो गया, और जबकि वर्ब जो है ये तो हेल्पिंग वर्ब का रोल करेगी, क्योंकि एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं
मेन वर्ब हमारे पास एक मिल चुकी है, तो उसके आगे हमको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो हमको मेन वर्ब मिल चुकी है अगर, तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप सब्जेक्ट देख रहे हो कि 2 है, तो ये हमारा रूल जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया एक तरीके से। लेकिन सब्जेक्ट आपके देखने के तरीके से 2 है, ये सब्जेक्ट जो है एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमको नाउन की काउंट नहीं करना है, नाउन काउंट नहीं करना है हमको। राम एक अलग नाउन है, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, कोई दूसरा एक अलग व्यक्ति है, लेकिन काम जो है वो दोनों साथ में कर रहे हैं। ये दोनों बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक मूवी देख रहे हैं, एक साथ में जुड़े हुए हैं एंड के साथ, तो सब्जेक्ट ये एक ही है। आपके देखने के नजरिए से आपको 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो एक ही है, ठीक है? या फिर इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, कैसे? राम इज वॉचिंग अ मूवी एंड श्याम इज वॉचिंग अ मूवी। तो ये दोनों जो हैं, राम और श्याम, एक अलग अलग सब्जेक्ट बना के अपन क्या कर सकते हैं? एक अलग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन वर्ब्स, ये हमको एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है और हमको हमेशा याद रखना है, ठीक है? अब आते हैं हम वर्ब के फॉर्म्स पर। हमने पढ़ा है कि वर्ब्स के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें 2 और इंक्लूड कर रहा हूं मैं, वो है क्या क्या? V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है? मैंने कोई भी एक वर्ब ले लेते, कोई भी, अभी जैसे मैंने सेंटेंस में वॉच लिखा था, वॉच ले लेते हैं, वॉच। तो जो किसी भी छेड़छाड़ के बिना जो हम नॉर्मली कोई भी वर्ब लेते हैं, वर्ब होते क्या एक्चुअली? आप किसी भी सेंटेंस के हिंदी में आप देखेंगे, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, ये ना वाली जितनी भी चीजें होती हैं, ये मेनली वर्ब्स होती हैं, ठीक है? पीछे जो भी क्रिया को शो करती हैं, ना वाली, जाना, उठना, लेटना, बैठना, पढ़ना, सोना, इस टाइप से जितने भी आप सब आप देखेंगे वो क्या होंगी? मेन वर्ब होंगी, ठीक है? अब वो प्रॉब्लम ये है कि हमको इनके जो फॉर्म्स हैं वो याद नहीं रहते हैं, ठीक है? तो हमको एक चीज याद रखनी है कि जो हमको एक नॉर्मल वर्ब जो मिलती है, जिसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई है, वो वर्ब का हमेशा क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है? V2 जो होगा वो वॉच का वॉच्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। V4 जो है वो किसी भी वर्ब का हम ing फॉर्म लिखते हैं, ठीक है? तो वॉचिंग। और जो V5 जो है वो S या ES इंक्लूड करके जब हम किसी भी वर्ब में लिखते हैं तो वो होता है क्या? वर्ब का 5th फॉर्म, ठीक है? वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग और वॉचेस, ठीक है? ये वर्ब के 5 प्रकार हैं। किसी भी वर्ब को इस प्रकार से हम 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमने डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हमको क्या है कि अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है? इसीलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉच्ड और वॉच्ड वर्ब का V2 फॉर्म जो है और V3 फॉर्म जो है वो सेम है। आप अगर इनमें डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? प्रॉब्लम आपको जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वॉच्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉच्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको किसी भी सेंटेंस में मिल गया कि वॉच्ड लिखा हुआ है, तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि ये वॉच्ड है, ये वॉच्ड है या कौन सा वॉच्ड इसमें से, ठीक है? तो वर्ब का एक V2 फॉर्म जो है उसकी एक अलग विशेषता होती है कि इसके आगे कोई भी अनदर वर्ब जो है वो यूज नहीं होगी कभी भी। मतलब आप अगर वर्ब का V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इस वर्ब के आगे कभी भी आपको दूसरी वर्ब नहीं मिल सकती।
ये हमेशा अकेले यूज हो, ठीक है। और जो कि कौन से टेंस में होता है आपके सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल पास्ट टेंस जो है उसमें वर्ब के V2 फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और एक ही वर्ब हमेशा यूज की जाती है, ठीक है। तो वर्ब का V2 फॉर्म जो है वो कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको किसी अनदर वर्ब की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। लेकिन वर्ब जो V3 फॉर्म जो है वो हमेशा एक अनदर वर्ब के साथ लिखा जाएगा, उसके आगे एक वर्ब आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इससे अब आप समझ रहे हैं इसमें क्वालिटी डिफरेंस हो क्या। अगर ये जो वर्ब है वो इसके पहले एक वर्ब दी गई है तो हम समझ जाएंगे कि क्या है ये, क्या है V3 फॉर्म। लेकिन अगर इसके आगे एक वर्ब नहीं दी गई है, समझ रहे हैं, ये अकेले फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये क्या है, ये V2 फॉर्म है, ठीक है। ING फॉर्म आप समझ सकते हैं, किसी भी वर्ब में आप ING जोड़ेंगे तो ING फॉर्म हो जाएगा। और S या ES का इंक्लूड करके आप अगर फॉर्म बनाते हैं वर्ब का तो क्या कहलाएगा, V5 फॉर्म कहलाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। और आप ये देखेंगे ये जो टेंस है और वॉइस है वो आपका वर्ब नहीं खत्म हो जाएगा। 2 दिन में आपका जो टेंस है और वॉइस है वो आप इस वर्ब के साथ ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। जब आप टेंस और वॉइस पढ़ेंगे तो उसके जो अलग नियम हैं, जो अलग रूल हैं कि कब किस टेंस का यूज होता है, कब किस वॉइस का यूज होता है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जब आप वर्ब पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ ही आप टेंस और वॉइस का जो वर्ब वाला पोर्शन है, जिसमें हम देखते हैं कि वर्ब जो है वो एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, वॉइस जो है एक एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, पैसिव से एक्टिव कैसे बनता है, वो मेनली क्या है, वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से। तो वो हम यहीं पे ही पढ़ लेंगे और यहीं पे देखेंगे कि टेंस और वॉइस का जो आपका मेजर पोर्शन है वो इसी वर्ब के चैप्टर में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको 3-4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्म्स आप लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ मुझे 2-3 फॉर्म और लिखाने थे। वॉच लिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। इसके साथ आपको याद रखना है एक बी, ठीक है। बी जो है वो एक ऐसी वर्ब है इंग्लिश की जिसके 8 फॉर्म होते हैं, ठीक है। फॉर्म इन्हीं 5 में से रहेंगे लेकिन 8 फॉर्म होते हैं। किस टाइप से, मैं आपको बताता हूं। बी के 4 फर्स्ट फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर और एक खुद बी, ठीक है। इज, एम, आर और एक बी, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म होता है इसका वो होता है क्या, वॉज और वर। दूसरे फॉर्म जो हैं वो होते हैं क्या, वॉज और वर। तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है बीन, ऑलराइट। और जो चौथा फॉर्म है आईएनजी फॉर्म जो होता है वो होता है बीन। और 5वां इसका कोई फॉर्म नहीं होता। बी में आप एस और ईएस इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको इतना घुमाएगी ये वर्ड इंग्लिश में आपको कि आप परेशान हो जाएंगे इसको समझते समझते। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बेसिक तरीके से और बहुत इजीली वे में आप इसको समझ पा रहे होंगे। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स स्टार्ट करेंगे, जो टेंस और वॉइस का ये जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाने के बाद हम जस्ट बाद इसके स्टार्ट करेंगे ये, तो आप देख रहे होंगे कि काफी इजीली आप इस वर्ब को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डू, ठीक है। डू के जैसे नॉर्मल वर्ब के फॉर्म्स होते हैं उसी प्रकार से इसके होते हैं डिड, डन, डूइंग और डज, ठीक है। देख पा रहे हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ईएस वाला फिफ्थ फॉर्म और आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म, ठीक है। इसके बाद हमको एक वर्ड और लिखना है, वो होता है क्या, है। ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद आता है। थर्ड फॉर्म जो होता है वो फर्दर है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म जो है वो होता है हैज। ये
हैव प्लस एस या ES, ठीक है। अब देख लीजिए आप, फिर हमको 2 बार हेड मिल गया, जैसे हमको वॉच्ड मिला था वैसे ही हेड मिल गया। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको उसी तरीके से करना है जैसे आपने पहले किया। अगर आपको किसी वर्ब के आगे सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है या थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये देख लेना है कि उस वर्ब के आगे एक और वर्ब लिखी है कि नहीं। अगर लिखी है तो वो थर्ड फॉर्म है, और अगर नहीं लिखी है तो वो क्या है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अच्छा, लिखा नहीं आपने? स्क्रीनशॉट लेने का मजा है, सामने आ जाए वीडियो। हाँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्ब से हम कैसे टेंस और वॉइसेस सीख सकते हैं, ठीक है। कैसे डायरेक्टली हमको टेंस और वॉइस का जो मेजर कंसेप्ट है वो यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। हो गया? नेक्स्ट लेक्चर है। हाँ, तो कुछ बचा है क्या अभी बेसिक में? बस नहीं, बेसिक में कुछ अगला क्लास बोल सकता है, ठीक है। तो फिर आपका ये जो कंसेप्ट है टेंस और वॉइसेस का, वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना। और फिर उसकी प्रैक्टिस भी हम साथ में ही क्लास में ही करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो नया एक कंसेप्ट है वर्ब का, वो हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बाय, और कल मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, ठीक है। क्लास